नमस्कार। कभी सोचा है कि यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आखिर आई क्यों थीं? सिर्फ मसालों का व्यापार करने, या इरादा कुछ और ही था? चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में हमेशा गूंजता रहता है कि क्या वो सिर्फ व्यापारी थे या उनके इरादे शुरू से ही हुकूमत करने के थे। ये सवाल ही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो आगे हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले यूरोपीय आए ही क्यों, फिर देखेंगे कि इस रेस में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी थे। इसके बाद कहानी में वो कौन सा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में हम ये जानेंगे कि कैसे व्यापारी शासक बन गए। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या था भारत में जिसके लिए यूरोपियन हजारों मील का समुद्री सफर तय करने को तैयार थे? जवाब छिपा है मसालों की खुशबू में। जी हाँ, मसाले। आज हमें ये बहुत आम चीज लगती है, लेकिन 15वीं सदी के यूरोप में भारतीय मसाले सोने चांदी से कम नहीं थे। ये सिर्फ खाने का जायका नहीं बढ़ाते थे, बल्कि स्टेटस और पावर का सिंबल थे। और बस इसी चाहत ने भारत के लिए एक जबरदस्त दौड़ शुरू कर दी। तो हुआ ये कि 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोप से भारत आने वाला जमीनी रास्ता बंद कर दिया। अब यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। उन्हें हर हाल में भारत पहुंचने का एक नया रास्ता चाहिए था। और फिर 1498 में पुर्तगाल के एक नाविक वास्को द गामा ने समंदर के रास्ते हिंदुस्तान को खोज निकाला। बस इसी दिन से इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। वास्को द गामा ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन अब उस दरवाजे से अंदर आने वालों की लाइन लग गई। भारत की जमीन पर अब एक हाई स्टेक्स गेम शुरू होने वाला था। तो देखते हैं इस खेल के बड़े खिलाड़ी कौन कौन थे। इस रेस में सबसे पहले एंट्री मारी पुर्तगालियों ने। 1498 में वास्को द गामा के साथ वो भारत के तट पर उतरने वाले पहले यूरोपीय बने। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, मसालों के पूरे व्यापार पर एकाधिकार यानी मोनोपोली कायम करना। इसके लिए उन्होंने गोवा और कोचीन जैसे अहम बंदरगाहों पर कब्जा किया और समुद्री ताकत के दम पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। पुर्तगालियों की कामयाबी को देखकर डच भी मैदान में कूद पड़े। 1602 में उन्होंने अपनी पावरफुल डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसे दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी भी कहा जा सकता है। डच भी मसालों के व्यापार के लिए ही आए थे। उन्होंने पुलिकट और नागपट्टनम को अपना सेंटर बनाया, लेकिन वो इस खेल के सबसे शातिर खिलाड़ी यानी अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर पाए और धीरे धीरे रेस से बाहर हो गए। और फिर आए वो जिन्होंने इस खेल को और इसके नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, अंग्रेज। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में ही हो गई थी, लेकिन उनके इरादे सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे। वो 1608 में सूरत पहुंचे और 1615 तक मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार करने का फरमान भी हासिल कर लिया। इसके बाद सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा जैसे बड़े शहरों में उन्होंने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। ये शुरुआत तो एक व्यापारी की थी, लेकिन उनकी नजरें तख्त पर थीं। इस रेस के आखिरी बड़े खिलाड़ी थे फ्रांसीसी, जो 1664 में भारत आए। उनके आने के साथ ही भारत की धरती यूरोप की 2 सबसे बड़ी ताकतों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जंग का मैदान बन गई। फ्रांसीसियों का मेन सेंटर था पौंडीचेरी और चंद्रनगर। भारत पर कंट्रोल के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में कई सालों तक लड़ाइयां चलीं, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। आखिरकार जीत अंग्रेजों की हुई और अब उनके रास्ते में कोई दूसरी यूरोपियन ताकत नहीं बची थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जो सबसे अहम है। ये वो मोड़ था जब व्यापार की बातें पीछे छूट गईं और सीधे सीधे सत्ता पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1757। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो तारीख है जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर लिख दिया। पलासी की लड़ाई ये एक जंग से कहीं ज्यादा एक साजिश थी, एक धोखा था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। इस एक लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। प्लासी में तो सिर्फ नींव रखी गई थी, उस पर पूरी इमारत खड़ी करना भी बाकी था। और ये काम हुआ ठीक 7 साल बाद, 1764 में। बक्सर की लड़ाई। इस लड़ाई में जीत के बाद अंग्रेजों की हुकूमत पर पक्की मोहर लग गई। अब वो बंगाल के असली शासक थे, कहने को नहीं बल्कि हकीकत में। व्यापार का जो नकाब था वो पूरी तरह उतर चुका था और सत्ता का असली चेहरा सामने आ गया था।
तो हमने सारे खिलाड़ियों को देख लिया, उस टर्निंग पॉइंट को भी समझ लिया। अब वक्त है वापस उसी सवाल पे लौटने का जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। अगर हम इस टेबल को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इन सब का शुरुआती और आखिरी मकसद मोटे तौर पर व्यापार ही रहा। लेकिन अंग्रेजों की कहानी इनसे अलग थी। उनका रास्ता व्यापार से शुरू होकर सीधे हुकूमत तक जाता था। तो एक आखिरी बार फिर वही सवाल, क्या वो सिर्फ व्यापार करने आए थे या शुरू से ही उनका प्लान राज करने का था? जवाब अब एकदम साफ है। शुरुआत व्यापार से ही हुई, लेकिन जैसे ही मौका और ताकत मिली, इरादे हुकूमत में बदल गए। खास तौर पर अंग्रेजों ने अपनी चालाकी और फौजी ताकत के दम पर एक ट्रेडिंग कंपनी को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया और भारत पर करीब-करीब 200 साल तक राज किया। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक और ज्यादा बड़े और गहरे सवाल के पास ले जाकर छोड़ देती है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सत्ता, लालच और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।